हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोड एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम HI02 पेपर कोड है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। जो पारंपरिक काल से 1956 राजस्थान के इतिहास, पारंपरिक काल से 1956 तक। जो बीए फर्स्ट ईयर है एग्ज़ाम है हिस्ट्री का पेपर है। जो पेपर सेकंड है हिस्ट्री का HI02 राजस्थान का इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है श्यामलत दास जी कौन थे। श्यामलत दास जी कौन थे? तो कविराज श्यामलत दास जी 1836 से 1893 राजस्थान के प्रतिष्ठित इतिहासकार, कवि और दरबारी कवि थे, जिन्हें मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने उदयपुर राज्य का विस्तृत इतिहास लिखने का कार्य सौंपा था। उन्होंने मेवाड़ का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ वीर विनोद लिखा। अपनी सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा महामना उपाध्याय तथा केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। क्वेश्चन है कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की खोज पुरातत्वविद अलमनादन घोष ने की, जिसने 1952 ईस्वी में इसे पुरास्थल का सबसे पहले पहचाना। इसके पारंपरिक उत्खनन में योगदान दिया। इसके बाद 1961 से 1969 तक बीबी लाल BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन किया और खोज अलमनंद घोष ने की। अगला क्वेश्चन है बीटू सूत्र द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। बीटू सुजा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है राव जेतसी रोचंद। यह राजस्थानी भाषा की ऐतिहासिक कृति है, जो बीकानेर के शासक राव जेतसी और मुगल सम्राट बाबर के पुत्र शाहजादा कामरान के बीच हुई युद्ध का महत्व विवरण देती है। अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है कीर्ति स्तंभ भारत के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। 12वीं सदी का एक स्तंभ है, जिसे जैन व्यापारी जीजाजी राठौर ने जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ के सम्मान में बनवाया था। यह 7 मंजिला टावर है। 7 मंजिला टावर 22 फीट ऊंचा है। इसकी बाहरी दीवारों पर जैन मूर्तियों का नक्काशी की गई है, और जो जैन वास्तुकला और आध्यात्मिक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह प्रसिद्ध विजय स्तंभ से भी पुराना है, जो स्वयं एक अलग स्मारक है। अगला क्वेश्चन है दिवेर के युद्ध के बारे में लिखिए। दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप के मुगल सेना के बीच लड़ा गया। यह एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप विजय हुई। इस युद्ध में मुगल सेना की हार हुई और उनके सैनिक भाग गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिवेर से लेकर गोंगुदा तक 36 मुगलों ठिकानों पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। इस मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इसने मेवाड़ के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ धाम के बारे में लिखिए। मानगढ़ धाम के बारे में लिखिए। मानगढ़ धाम क्या है? तो मानगढ़ का इतिहास भील विद्रोह से हुआ। किससे हुआ? मानगढ़ का इतिहास भील विद्रोह से हुआ, जो 1913 से ब्रिटिश सेना द्वारा मानगढ़ पहाड़ियों पर आदिवासी समुदाय के नेता गोविंद गुरु के नेतृत्व में किए गए नरसंहार के बाद समाप्त हुआ, और यह 17 नवंबर 1913 को घटित हुआ। जो इसमें 1500 से अधिक भील और बंजारा आदिवासियों के ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत कौन था? मोतीलाल तेजावत
1825 से 1963 के एक ही आंदोलन के नेता थे, जो 1920 के दशक में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों बहु सीमावर्ती क्षेत्र में आंदोलन था। और अगला क्वेश्चन है खंड 2 के। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। वीडियो में संबंधित सभी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा की संस्कृति की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है कालीबंगा संस्कृति हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। इस संस्कृति की खोज से हमें सिंधु सभ्यता घाटी के ग्रामीण तथा नगरीय दोनों स्वरूपों की जानकारी मिलती है। कालीबंगा संस्कृति की विशेषताओं को इस प्रकार समझा जा सकता है। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ नगरीय जीवन के साथ साथ कृषि प्रधान जीवन भी अत्यंत विकसित था। यहाँ के लोग गेहूँ जौ तिलहन कपास की खेती करते हैं। उल्लेखनीय यह है कि कालीबंगा से बैलों द्वारा जोते गए खेतों के अस्पष्ट परिणाम मिलते हुए हैं, जो विश्व के इतिहास में कृषि विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नगर नियोजन भी कालीबंगा के एक विशेषता भी है, जो 2 भागों में विभक्त है। गठीला भाग किला और निचला नगर। सड़कों की योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। घर की पक्की ईंटों से बनाए गए थे। यहाँ से अग्निकुंड और अग्निवेदिक का अवशेष मिले, जो धार्मिक अनुष्ठान और वैदिक परंपरा से साम्य दिखाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कालीबंगा के लोग धार्मिक दृष्टि से भी उन्नत और आचारनिष्ठ थे। और मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामिति और वनस्पति आकृति के चित्र अंकित मिलते हैं, जो यहाँ की कलात्मक प्रवृत्ति का द्योतक हैं। साथ ही तांबे कांसे के औजार मनके और आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए। कालीबंगा से प्राप्त कंकाल और खिलौने यह बताता है कि यहाँ के लोग सामान्य जीवन में मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों से भी संलग्न करते रहते हैं। इस प्रकार कालीबंगा संस्कृति हमें हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण जीवन, कृषि विकास, धार्मिक प्रथाओं तथा कलात्मक चेतना के स्पष्ट झलक प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत आलोचनात्मक परीक्षण दर्शाता है कि यह विभिन्न विचार जैसे विदेशी मूल, अग्निकुल, मिश्रित मूल, क्षेत्रीय वंश, जटिल सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारकों के संयोजन को दर्शाते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से स्वदेशी या विदेशी होने पर ले जाते हैं। और विभिन्न सिद्धांत और उनकी आलोचना। विदेशी मूल यह सिद्धांत डॉक्टर V.S. स्मिथ और कर्नल जेम्स टोर जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि राजपूत, शक, कुषाण और हुणों जैसी विदेशी जातियों के वंशज थे, जिनका भारतीयकरण हुआ। टॉड का मुख्य तर्क यह था कि राजपूतों द्वारा अग्नि की पूजा करना शक और हुणों की मुख्य परंपरा थी। आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना इसलिए की जाती क्योंकि यह राजपूतों की संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं के विदेशी घटकों को नज़रअंदाज करता था और भारतीय आर्यों की परंपराओं में अग्नि पूजा की प्रचलित थी, जो इस सिद्धांत को कमजोर करती थी। और अग्निकुल के सिद्धांत यह सिद्धांत बताता है कि चौहान, परमार, सोलंकी और प्रतिहार जैसे राजवंशों की उत्पत्ति माउंट आबू पर एक अग्निकुंड से हुई थी, जो अग्निवशीय थे। आलोचना। इस प्रामाणिक
कथा के रूप में देखा जाता है कि इसे ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं माना जाता। अगला है मिश्रित मूल सिद्धांत। डॉक्टर D.P. चटर्जी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि राजपूत एक मिश्रित जाति है जिसमें आर्यों के साथ साथ विदेशी जातियों को रक्त का भी मिश्रण है। आलोचना इसकी, यह सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति की जटिलता को स्वीकार करता है और स्वदेशी तथा विदेशी तत्वों के मिश्रण को प्राथमिकता देता है। क्षत्रिय वंश सिद्धांत। क्षत्रिय वंश सिद्धांत कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के ही वंश है। आलोचना है, यह सिद्धांत विदेशी मूल वाले तत्वों की पूरी तरह से खारिज कर देता है, जबकि यह तथ्य मध्यकाल के अंत तक भारत की कई विदेशी जातियां आई और राजपूतों के साथ मिल गई। और इसका निष्कर्ष है, कुल मिलाकर राजपूतों की उत्पत्ति बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें स्वदेशी, भारतीय, विदेशी, क्षेत्रीय प्रभाव शामिल थे। किसी भी एकल सिद्धांत की तुलना में मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत अधिक उचित लगता है क्योंकि यह राजपूतों के ऐतिहासिक संदर्भ में वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है जिसमें न तो पूरी तरह से विदेशी थे और न ही पूरी तरह से भारतीय। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राय सिंह द्वारा मुगल दरबार के प्रति की गई सेवा का वर्णन कीजिए। बीकानेर के शासक राय सिंह के मुगल दरबार के प्रति की गई सेवा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, बीकानेर के शासक राय सिंह 1571 से 1652 ईस्वी ने मुगल दरबार के प्रति अपनी निष्ठा सेवा के विशेष प्रसिद्ध प्राप्ति की। ये बीकानेर के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। उनकी सेवा का वर्णन इस प्रकार है। राय सिंह के मुगलों दरबार के प्रति सेवा। राय सिंह के मुगल दरबार के प्रति सेवा है, जिसमें पहली है अकबर के समय सहयोग। राय सिंह ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर उनकी सेना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे अकबर के प्रमुख सरदारों में गिने जाते थे। सैन्य सेवाएं। राय सिंह को अकबर और जहांगीर दोनों के समय अनेक महत्वपूर्ण युद्ध अभियानों में सम्मिलित किया गया। गुजरात विजय अभियान उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। उड़ीसा और काबुल की लड़ाई में भी उन्होंने उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया। दक्कन के अभियानों में राय सिंह की बहादुरी की मुगल सेना की सफलता मिली। और 3 नंबर है मान सिंह और उपाध्याय। मान और उपाध्याय कौन कौन से मान और उपाध्याय? उनकी निष्ठा और वीरता के प्रभावित होकर उनके अकबर ने उन्हें 5000 जात और 5000 सवार का सम्मान प्रदान किया। साथ ही उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के समय सम्मान। जहांगीर के राज्य आरोहण के बाद ही राय सिंह दरबार में प्रभावी बने। उन्हें और उच्च पद और तथा सम्मान प्रदान किए गए। कूटनीतिक भूमिका। राय सिंह ने केवल युद्धों में ही नहीं बल्कि प्रशासन और कूटनीति में भी मुगल दरबार का सहयोग किया। उनकी वफादारी के कारण बीकानेर राज्य को विशेष सुरक्षा और समृद्धि मिली। इस प्रकार राय सिंह ने अपनी वीरता और निष्ठा, कूटनीतिक दक्षता से अकबर और जहांगीर दोनों सम्राटों का विश्वास अर्जित किया। उनकी सेवा के कारण बीकानेर राज्य मुगलों साम्राज्य सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सका। अगला क्वेश्चन है, राजा के सूफी आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर है राजस्थान के सूफी आंदोलन का विश्लेषण। राजस्थान में सूफी आंदोलन का विश्लेषण दर्शाता है कि ख्वाजा मुइज़ुद्दीन चिश्ती जैसे सूफी संतों ने अजमेर को केंद्र बनाकर प्रेम, सेवा, मानवता का संदेश दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता बढ़ी। यह आंदोलन इस्लाम में रहस्यवाद प्रसाद था,
जिसने स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया और लोगों को जाति पाति और धर्म के ऊपर उठकर नैतिक आचरण अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिला। सूफी आंदोलन के प्रमुख पहलू हैं धार्मिक संवेदन। सूफी आंदोलन ने ईश्वर की एकता पर जोर दिया और एक ईश्वर ने विचार में विश्वास किया, जिससे उन्होंने हिंदू विचार से जुड़ने में मदद मिली। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच द्वेष को दूर करने का प्रयास किया और आपसी प्रेम भाईचारे का संदेश दिया गया। और सामाजिक प्रभाव है सूफी आंदोलन सूफी संतों। सामाजिक प्रभाव सूफी आंदोलन में सूफी संतों ने खानकाहा धार्मिक संसाधनों में हिंदू मुस्लिम दोनों ने के लिए दरवाजे खुले थे, जैसे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला। उन्होंने निम्न जाति के लोगों को भी अपने आकर्षित किया और इस्लामी भाईचारा और समानता का अवधारणा प्रभावित थे। स्थानीय अनुकूलन। सूफी आंदोलन के स्थानीय राजस्थानी परिवेश के साथ खुद को ढाला और स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया, जिससे सूफीवाद अधिक प्रभावित और लोकप्रिय हो सका। मुख्य केंद्र अजमेर में सूफी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना, विशेषकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। नैतिकता और सुधार। सूफी संतों ने लोगों को नैतिक आचरण पर बल देते और उन्हें सांसारिक आकर्षण की निंदा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे मुस्लिम समाज में भी सुधार आया। स्थानीय भाषा और साहित्य। सूफी संतों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति और प्रेम के संदेश सरल भाषा में प्रस्तुत किया, जिससे स्थानीय भाषाओं और साहित्य के विकास को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष है, राजस्थान में सूफी आंदोलन ने केवल इस्लामी रहस्यवाद का प्रसार किया, बल्कि स्थानीय संस्कृति में रच बसकर हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक समरसता को मजबूत किया। इसने समाज में प्रेम, भाईचारे, सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा दिया, जिसमें मध्यकालीन राजस्थान का सामाजिक ताना बाना अधिक समावेश समर्थ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की मुख्य विशेषता का विवेचन कीजिए। तो उत्तर है, मध्यकालीन राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की मुख्य विशेषता मजबूत किलेबंदी, भव्य और कलात्मक आंतरिक रचनाएं, विशाल और आकर्षण प्रवेश द्वार, जल प्रबंध के उत्कृष्ट व्यवस्था तथा राजपूत, मुगल, इस्लामी स्थापत्य शैलियों का सुंदर मिश्रण है, जो शक्ति, सुरक्षा, सौंदर्य के प्रतीक हैं। जिसमें मुख्य विशेषताएं किलेबंदी और सुरक्षा। मजबूत परकोटे, किलों को ऊंचे और शुद्ध परकोटे दीवारें में घेरा जाता है, जो बाहरी हमलों से बचाव करते हैं। रणनीतिक स्थान। किलों का निर्माण पहाड़ियों की चोटियों या अन्य भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर किया जाता है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रवेश द्वार। किलों में प्रवेश द्वार विशाल जैसे कलात्मक होते हैं, जिसमें बार्बिकन जैसी सुरक्षा व्यवस्था होती थी। आंतरिक वस्तु कला। भव्य महल है। किलों के भीतर शासकों के रहने के लिए भव्य महल और दरबार हॉल बनाए जाते थे। अन्न भंडार और शास्त्रागार। किलेबंद संरचना में अनाज भंडार और शास्त्रागार और अन्य आवश्यक सुविधा होती, जो घेराबंदी के समय उपयोगी थी। कलात्मक सज्जता। महलों की दीवारों को राजस्थानी शैली की भित्ति चित्रों और सुंदर नक्शाकाशी से सजाया जाता था। जल प्रबंधन की व्यवस्था। जलकुंड और बावड़ियाँ। किलों और नगरों में पानी की पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए गहरी और चौकोर सीढ़ीदार जलकुंड चांद बावड़ी की तरह और बावड़ियाँ बनाई जाती थी। सांस्कृतिक प्रभाव का मिश्रण। राजपूत, मुगल, इस्लामी प्रभाव।
मध्यकालीन राजस्थानी वास्तुकला में राजपूत, मुगल, इस्लामी स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। कलात्मक नक्काशी पत्रों पर फूल, पत्तियों, पशु पक्षी के मनमोहक आकृतियों का सूक्ष्म अंकन नक्काशी का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण है मेहरानगढ़ किला जोधपुर। यह किलेबंदी और कलात्मक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आमेर का किला जयपुर पहाड़ियों में स्थित यह किला शासकों की शक्तियों का प्रतीक है। बूंदी किला तारागढ़, इसमें जलकुंड और चिनाई वाली मशीन मीनारें दिखने को मिलती हैं। एलिगेशन है राजस्थान में कृषक आंदोलन के क्या कारण थे? राजस्थान में कृषक आंदोलन के क्या कारण थे? तो उत्तर है राजस्थान में कृषक आंदोलन के मुख्य कारण में अत्यधिक भूमि कर और भू राजस्व की नीतियों, शासकों, जागीरदारों द्वारा लगाए गए अवैध कर और बगैर प्रथा औपनिवेशिक सत्ता के कारण कृषि में सरकारी निवेश की कमी, फसलें बेचने और खरीदने की प्रणाली, किसानों का शोषण, सामाजिक और आर्थिक असमानता थी। ब्रिटिश सुरक्षा के बाद रियासतों द्वारा किसानों पर भारी कर और थोपे गए थे, जिससे गरीबी, ऋणग्रस्तता और असंतोष बढ़ा, जो इन आंदोलन का आधार बना। यहाँ राजस्थान में कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण दिए गए, जिसमें पहला है अत्यधिक अन्यायपूर्ण भू राजस्व। ब्रिटिश सुरक्षा के बाद रियासतों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए किसानों पर भारी कर लगाए, जैसे उदयपुर में आय का 1/3 से अधिक कर बेगार और लगन भाग किसानों ने बिना किसी भुगतान के काम करवाया जाता था। बेगार और कई तरह के अवैध कर और शुल्क लगभग लगाए जाते थे। अवैध कर और शोषणकारी प्रणालियाँ बिजौलिया में विवाह कर, चौरी कर और बूंदी में 25 प्रकार के अत्यधिक करों ने किसान को बुरी तरह प्रभावित किया। कृषि में निवेश की कमी, औपनिवेशिक सरकार ने कृषि निवेश नहीं किया, जिससे उत्पादकता का कम हुई थी और किसान और गरीब हो गए। नए सामाजिक वर्गों का उदय, तालुकदारों और जोतदारों जैसे नए जमींदारों का वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने किसानों का शोषण किया। गरीबी और ऋणग्रस्तता, भारी करों और शोषण ने किसानों का कर्ज के जाल में फंसा लिया, जिससे उनकी स्थिति खराब हो गई। सरकारी नीतियों का किसानों के प्रति असंवेदनशील रवैया, प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों में किसानों के हितों की कोई परवाह नहीं की गई। इसमें दमन और मनमानी, बेदखली बढ़ी। किसानों का संगठन और चेतना, जब किसान ने एक बार आकर अपने अधिकारों की मांग की तो आंदोलन ने जोर से पकड़ा। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लास लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर वीएमओ संबंधित सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजा मंडल की गतिविधियों का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर, मेवाड़ प्रजा मंडल की गतिविधियों में 1938 में संस्था के स्थापना, राज्य द्वारा दमन और नेताओं की गिरफ्तारी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन और उसमें भागीदारी और बाद में राजाओं और अंग्रेज़ों के साथ छोड़ा जैसे नारों के साथ राजा और अंग्रेज़ों के साथ छोड़े जैसे नारों के साथ सत्याग्रह का आयोजन किया। प्रजामंडल ने अकाल रात समितियों का गठन करके और समाज सेवा के कार्यक्रम चलाकर जनता की मदद की। अतः 1948 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद प्रजामंडल को सफलता मिली। मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय हुआ। प्रजामंडल की स्थापना और पारंपरिक गतिविधियाँ। स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा
ने उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और दमन और प्रतिरोध है राज्य के महाराजा ने प्रजामंडल की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया और माणिक्य लाल वर्मा के सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद प्रजामंडल ने जन जागृति का और सत्याग्रह के प्रयास जारी रखे। विभिन्न आंदोलन और कार्यक्रम। अकाल रात कार्य। मेवाड़ में पड़े अकाल के दौरान प्रजामंडल ने अकाल रात समिति का गठन कर समाज सेवा और राहत कार्य किए जिसने जनता को मदद मिली। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल ने राजाओं और अंग्रेजों का साथ छोड़ा का नारा दिया जिसके परिणाम स्वरूप फिर से कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई। सफलता और विलय। सफलता और विलय में नियंत्रणों में ढील। 1941 में प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटा दिया जिसे आंदोलन को जारी रखने का अवसर मिला। राजनीतिक सुधार में 1946 में मेवाड़ महाराजा संविधान को निर्माती समिति बनाई लेकिन उसकी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। विधानसभा चुनाव और विलय। 1948 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रजामंडल को सफलता मिली अतः 5 अप्रैल 1948 को 2 छात्रों की मृत्यु के बाद महाराणा ने मेवाड़ को राजस्थान संघ में मिलाने का निर्णय लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर विवेचना कीजिए। तो उत्तर राजस्थान में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विविध रही हैं। जहाँ महिला की दशा को समझने के लिए हमें परंपरागत स्थिति और वर्तमान स्थिति दोनों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। राजस्थान का समाज समानता व्यवस्था और युद्ध प्रधान जीवन के प्रभावित रहा। यहाँ वीरता और शौर्य की गाथाओं के साथ साथ नारी बलिदान की भी अनेक कथाएं मिली। जौहर और सती जैसी परंपराएं महिला की असुरक्षित स्थिति और कठोर सामाजिक बंधनों की ओर संकेत करती है। नारी को प्रायग्रस्त जीवन तक सीमित किया गया। शिक्षा और स्वतंत्रता के अवसर अत्यंत कम थे। सामाजिक स्थिति। राजस्थान में महिला पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का गहरा प्रभाव रहा है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाएं लंबे समय तक जहां प्रचलित रही उन प्रथाओं ने महिला की स्वतंत्रता पहचान को बाधित किया। फिर भी मीराबाई जैसी संत कवियत्री ने नारी की आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति भावना को गौरवपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया। आर्थिक स्थिति। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कृषि कार्य, पशुपालन और हस्तशिल्प में सक्रिय रही। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं समय समय पर पारिवारिक व्यवसाय में सहयोग देती रही परंतु अधिकांश उन्हें श्रम का उचित मूल्य, स्वतंत्रता, आर्थिक पहचान नहीं मिल पाई। शिक्षा की स्थिति। अतीत में राजस्थान की महिला की शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न था परंतु स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के प्रसार से धीरे धीरे यह स्थिति बदल रही थी। वर्तमान में अनेक महिला उच्च शिक्षा प्राप्त कर प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति तथा व्यवसाय के क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। वर्तमान स्थिति। आज राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पहले से तुलना में काफ़ी सुधरी है। महिला शक्तिकरण योजना, शिक्षा, प्रसार, सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा आत्मनिर्भरता के अवसरों में उनकी स्थिति को बेहतर बनाया गया। राजनीतिक में भी वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी महिला नेता को उच्च पदों पर पहुंची। फिर भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिला को आज भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा और लिंगानुपात की समस्या से जूझना पड़ता है। निष्कर्ष है इसका, राजस्थान में महिला की स्थिति ऐतिहासिक रूप से सीमित और पुरुष प्रधान रही है परंतु आधुनिक युग में इसमें सुधार की दिशा उल्लेखनीय प्रगति हुई है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जागरूकता के नारी के नए अवसर प्रदान किए गए। आवश्यकता से इस बात की परंपरा
गतिविधियों को समाप्त कर महिला को वास्तविक समानता का स्वतंत्रता प्रदान की गई। अलय खंड से, जिसमें है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर है राजस्थान के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोतों में शिलालेख जैसे बिजोलिया चिरवा, परिस्थितियाँ जैसे रणकपुर राज सिंह परिस्थिति, ताम्रपत्र सिक्के, पुरातात्विक स्थल जैसे कालीबंगा बैराट, लोक गाथाएँ और मूनतो नैन्सी र ख्यात जैसे साहित्य कीर्ति यात्रियों का वर्णन राजकीय अभिलेख शामिल थे, जिनमें शिलालेख और पुरातात्विक सामग्री के सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। पुरातात्विक सामग्री शिलालेख है, पत्थर पर उत्कीर्ण लेख जो तत्कालीन घटना, शासकों और भूमि अनुदानों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के बारे में सटीक जानकारी देते हैं। बिजोल और चिरवा और मानमोरी शिलालेख के इसके उदाहरण हैं। परिस्थितियाँ किसी शासक या घटना की प्रशंसा में लिखे गए लेख जैसे रणकपुर परिस्थिति या राय सिंह परिस्थिति जो वंशावली और ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं। ताम्रपत्र, तांबे की पट्टियों पर लिखे गए दान पत्र जो भूमि वितरण प्रशासनिक जानकारी देते हैं। सिक्के तत्कालीन राजाओं और उनकी आर्थिक नीतियों और शासनकाल की जानकारी देते हैं। स्मारक और भवन जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, दिलवाड़ा के मंदिर जो तत्कालीन वास्तुकला और कला का परिणाम है। पुरास्तरीय स्थल जैसे कालीबंगा बैराट जहाँ यहाँ से प्रागैतिहासिक मानव जीवन और तत्कालीन सभ्यता का अवशेष मिले। साहित्य सामग्री, ये ग्रंथ और ख्यात, मूनसो नैन्सी ख्यात, वंश भास्कर जैसी रचनाएं राजस्थान के विभिन्न राजवंशों और उनके इतिहास विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती हैं। लोक कथाएँ और रास और रासों के साहित्य में जैन कवियों और चरणों द्वारा लिखित ख्याल शामिल हैं जो तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। यात्रियों के वेदांत पर विदेशी साहित्य, यात्री का वर्णन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के यात्री का यात्रा वेदांत जैसे कर्नल जेम्स टॉड के लेखक जो राजस्थान के इतिहास और भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। विदेशी आक्रमणियों का वितरण, विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए लेख जो भारतीय राज्यों और तत्कालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। राजकीय अभिलेख और दस्तावेज, राज्य आचिका राजस्थान के विभिन्न रियासतों के 16वीं से 20 शताब्दी के राजकीय दस्तावेज जिनमें भूमि रिकॉर्ड, प्रशासनिक वितरण और सामाजिक आर्थिक जानकारी मिलते हैं। बही खाते, कामठाना बही इमारतों और किलेबंदी से संबंधित हैं और खरीदा बही पत्राचार का वितरण है जिसे दस्तावेज तत्कालीन प्रशासनिक स्थानीय जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा संघ की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। महाराणा संघ की उपलब्धि पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है महाराणा संघ की प्रमुख उपलब्धियां थी दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों को कई बार पराजित किया, राजपूतों को एकजुट कर शक्तिशाली संघ बनाना और बाबर जैसे शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारी को विद्रोह किया। उन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर को हराया लेकिन खानवा के युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अपने शासनकाल में उन्होंने मेवाड़ की शक्ति को चरम पर पहुंचाया, राजपूत एकता का प्रयास किया। सैन्य उपलब्धियां जिसमें है साम्राज्यों का विस्तार। साम्राज्य का विस्तार में उन्होंने दिल्ली, मालवा, गुजरात के सुल्तानों को परास्त कर अपने राज्य का विस्तार किया। राजपूत संघ का निर्माण, सांगा ने विभिन्न राजपूतों, शासकों और सरदारों के साथ गठबंधन एक मजबूत संघ बनाया। बाबर का प्रतिरोध, उन्होंने 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर पराजित किया और खानों के युद्ध में मुगल साम्राज्य की स्थापना की चुनौती दी।
और सैन्य रणनीति। उनकी युद्ध रणनीतियों में तेज घुड़सवार सेना, अचानक हमले और दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाना शामिल था। प्रशासनिक उपलब्धियां। संगठित प्रशासन। उन्होंने मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित और कुशल बनाया। सैन्य सुधार। उन्होंने सेना को ध्वस्त किया, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया और अपनी घुड़सवार सेना को मजबूत किया। और न्याय और कानून। उन्होंने न्यायपालिका मजबूत किया, प्रजा त्वरित न्याय प्रदान किया। अन्य उपलब्धियां। राजपूत एकता। सांगा का सबसे बड़ा प्रयास राजपूतों को विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध एकजुट करना था। सांस्कृतिक संरक्षण। उनके शासनकाल में कला और संस्कृति का संरक्षण हुआ और मेवाड़ के एक मजबूत सांस्कृतिक धरोहर मिली। वीरता और नेतृत्व। 80 गांवों के बावजूद लड़ने वाले सांग को अपनी वीरता और साहस दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। राजस्थान के विभिन्न चित्रकला शैलियों की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। उत्तर राजस्थान की चित्रकला शैली वायु शैली भारतीय लघु चित्रकला की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी शुरुआत में मध्यकाल में हुई और राज दरबारों तथा मंदिरों के संरक्षण विकसित हुई। प्रत्येक शैली में अपने क्षेत्र की संस्कृति और सामाजिक जीवन की धार्मिक आस्था और राज दरबार की रुचि का प्रकट करती है। प्रमुख शैलियाँ उनकी विशेषता इस प्रकार है। मेवाड़ शैली। यह सबसे पुरानी शुद्धतम राजस्थानी शैली मानी जाती है। इसमें रेखाओं की दृढ़ता और संगों की गहराई दिखाई देती है। पृष्ठभूमि में प्राय हरे और लाल रंग का प्रयोग हुआ है। चित्र में धार्मिक विषय विशेषकर रामायण, महाभारत, भागवत पुराण के प्रसंग मिलते हैं। प्राकृतिक दृश्य को लोक जीवन का सुंदर चित्रण और कृष्णगढ़ शैली में है। इस शैली में सबसे बड़ी विशेषता बनी ठनी नामक आदर्श नायिका का चित्रण है। इसमें राजस्थानी मोनालिसा भी कहा जाता है। चित्र में नायिका के प्रणय प्रसंग, भक्ति श्रृंगार का सुंदर संवेदन है। लंबे चेहरे, तीखी नाक, भावपूर्ण बड़ी आंखें प्रमुख लक्षण है। सूक्ष्म रेखांकन और कोमल अंगों का प्रयोग हुआ है बनी ठनी में। अगला बूंदी शैली में। इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों का अत्यंत प्रभाव है। झरने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी का सजीव चित्रण है। रंग हल्के और चमकीले होते हैं। दरबारी जीवन, शिकार और युद्ध के दृश्य विशेष रूप से चित्रित हैं। अलग कोटा शैली। कोटा शैली में कोटा को शिकार चित्रण के लिए प्रसिद्ध मिली है। चित्रों में शिकार करते राजा और हाथी बाघ के युद्ध के दृश्य अद्भुत यथार्थ से अंकित हैं। और कोटा शैली में रंग है। रंग संयोजन में गहराई का साहसिक भाव। मारवाड़ शैली। मारवाड़ जोधपुर शैली है जिसमें चित्रों में वीरता और सौंदर्य की झलक है। लाल और पीले रंगों का अधिक उपयोग हुआ है। लाल और पीले। दरबारी जीवन और विवाह दृश्य लोककथा प्रमुख विषय है। मोटी रेखाएं और गहरे रंगों का चित्रांकन हुआ है मारवाड़ जोधपुर शैली में। अगला है जयपुर शैली। इस शैली में मुगल कला का गहरा प्रभाव है। सूक्ष्म रेखाओं और हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है। धार्मिक और पौराणिक और राज दरबार के प्रसंग का चित्रण है। इसमें शालीनता और मर्यादा का भाव प्रकट होता है। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में बीकानेर में चित्रकला में फ्रांसी और मुगल शैली का मिश्रण है। रंगों में कोमलता और रेखाओं का नजाकत और अरबी फ्रांसी मधुलिपियों पर सुंदर चित्रांकन। दरबारी जीवन, श्रृंगारिक प्रसंग और लघु चित्रों के प्रधानता। सारांश है। राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ अपनी विशिष्टताओं के कारण भारतीय कला को गौरवान्वित करती हैं। मेवाड़ की पवित्रता, किशनगढ़ की कोमलता, बूंदी की प्रकृति चित्रण, कोटा के शिकार कला, मेवाड़ की वीरता, जयपुर की मर्यादा और बीकानेर का नजाकत सभी मिलकर राजस्थानी लघु चित्रकला अद्वितीय बनाते हैं। अलग ही सुना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी कलेक्शन बिरई को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें।
प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन के वितरण प्रस्तुत किए गए। तो उत्तर है, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के भील और ग्रासीय जनजाति को शोषणकारी सामंती व्यवस्था ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संगठित किया, जो कि बोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में मातरकुंडियों से शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य भारी लगान, बेगार, अन्य शोषण से मुक्ति पाना था। तेजावत के मेवाड़ के महाराणा को मेवाड़ की पुरस्कार नामक 21 मांगों का पत्र दिया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति न मिलने पर यह आंदोलन तेज हुआ। मार्च 1922 में नीमड़ा हत्याकांड में पुलिस फायरिंग से सैकड़ों भील मारे गए। आंदोलन की शुरुआत उद्देश्य, पहला, मोतीलाल तेजावत ने भीलों के बीच काम करते हुए सामंती अत्याचारों को देखा, जिसे उन्होंने उनके उत्थान के लिए आंदोलन शुरू किया। एक ही आंदोलन इस आंदोलन में मुख्य लक्ष्य भीलों के एकजुट करना, जागीरदारों तथा राज्य के शोषण में मुक्त कराना था। मातरकुंडिया 1921 में मेवाड़ मातरकुंडिया में लगान मुक्ति अभियान के साथ एक ही आंदोलन का आह्वान किया गया, जिसने भीलों के बीच जागृति फैलाई। प्रमुख घटनाएं और मांग, मेवाड़ की पुकार। तेजावत ने मेवाड़ का महाराणा को 21 मांगों की सूची सौंपी, जिसमें बेगार प्रथा, वन अधिकार, उचित मजदूरी जैसे मुद्दे शामिल थे। शोषण का विद्रोह, आंदोलनकारी उच्च लगान, बेकार जमींदारों का अत्याचारों का विद्रोह करते रहे। नीमड़ा हत्याकांड, 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव में एक सम्मेलन के दौरान पुलिस ने निहत्थे भीलों पर गोलियां चलाई, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। और विरासत और परिणाम और विरासत। आत्मसम्मान, तेजावत ने भीलों के बीच सामाजिक सुधार का प्रचार किया। उन्होंने शराब और मांस सेवन जैसी बुराई पर त्यागने का उपदेश दिया। भूमिगत जीवन, नीमड़ा हत्याकांड के बाद तेजावत भूमिगत हो गया। बाद में लगभग 8 वर्ष के अज्ञातवास रहे। भीलों के मसीहा, मोतीलाल तेजावत को उनके कार्यों और भीलों के समुदाय के प्रति समर्पण के कारण आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सके। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, एक बार जरूर देख लो। आदिवासी का मसीहा मोतीलाल तेजावत। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लास लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर VMO कोटा संबंधित आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। और YouTube पर भी क्लास मिलती रहेगी VMO संबंधित। और जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखें।